दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम आपके लिए संस्कृत शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड हैंगे। और आप तो जानते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आता है। तो ये आपका जो यहाँ पर पेपर लिया है वो पेपर 2 है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हम यहाँ पर आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। टू दी पॉइंट हम टॉपिक पर सीधे बात करते हैं और केवल क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। और ये आपके जो अभी दिसंबर में 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं ये क्वेश्चंस। और यहाँ पर आज के भी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर 2 का पेपर क्वेश्चन है, यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कराया जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक उपभाषा अस्ति। सामाजिक उपभाषा है क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है कि कस्मिंश्चित् राज्य देशे वा मुख्य भाषा या उपभाषा। कह रहा है कि किसी राज्य या देश की मुख्य भाषा या उपभाषा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि कस्यचित् क्षेत्र से किसी क्षेत्र अथवा समाजस्य समाज की भाषा यस्या लिपि वर्तते। समाज की भाषा जिसकी लिपि होती है वो है। या फिर थर्ड कहता है कि कस्यचित् क्षेत्र से लिखित भाषा या साहित्य से व विशेषता। किसी क्षेत्र की लिखित भाषा या साहित्य की विशेषता। चौथा ऑप्शन कहता है कि भाषा अंतर्गते कस्यापि समुदायस्य अथवा समूहस्य भाषायाः विशेषता। कह रहे हैं कि भाषा के अंतर्गत कस्यापि कोई किसी समुदाय अथवा समूहस्य समूह की भाषा या विशेषता, समूह के भाषा की विशेषता है सामाजिक उपभाषा। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक उपभाषा की बात की गई है। तो उपभाषा क्या है कि किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को कहते हैं उपभाषा, ठीक है। ये उपभाषा क्या होती है कि किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को यह कहा जाता है जिसे उस भाषा को बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है, ठीक। कभी कभी उपभाषा को बोली भी कहा जाता है और यह जो है मानक भाषाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी भाषा की भी कुछ उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी फर्स्ट राजस्थानी हो गई, सेकंड आपकी अवधी हो गई, थर्ड आपकी व्रज हो गई, व्रज भाषा ब्रज, फोर्थ आपकी भोजपुरी हो गई, फाइव आपकी हरियाणवी हो गई, ठीक। और सिक्स लैंग्वेज आपकी कौन सी हो गई? कन्नौजी हो गई, ठीक। सातवीं आपकी छत्तीसगढ़ी हो गई, छत्तीसगढ़ी। आठवीं आपकी मालवी हो गई, नौवीं आपकी नागपुरी हो गई, ठीक। और 10वीं आपकी हो गई बघेली। ये क्या है? हिंदी भाषा की कुछ उपभाषाएं हैं, ठीक। तो ये सारे हो गए। अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो सामाजिक उपभाषा भाषा के अंतर्गत किसी समुदाय या समूह के भाषा की विशेषता है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन भाषा के अंतर्गत किसी समुदाय अथवा समूह के भाषा की विशेषता, ठीक। सामाजिक उपभाषा यही कही जाती है। आप लोग एकदम से इसको जो है
समझ लीजिए कि सामाजिक उपभाषा क्या है। इसके अंतर्गत किसी समुदाय या समूह के भाषा की विशेषता होती है। ठीक, फोर्थ ऑप्शन राइट। 137 क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें आपको कहता है कि प्रतीक भाषा या संदर्भे निम्नलिखितेषु किम कथनम नास्ति। प्रतीक भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्यम नास्ति, कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि प्रतीक भाषा स्वाभाविकी भाषा अस्ति। प्रतीक भाषा स्वाभाविक भाषा है। सेकंड कहता है कि प्रतीक भाषाया व्याकरणम भवति। प्रतीक भाषा व्याकरण है। थर्ड ऑप्शन कहता है कि प्रतीक भाषाया व्याकरणम नास्ति। प्रतीक भाषा व्याकरण नहीं है। फोर्थ कहता है कि प्रतीक भाषाया प्रकारा भवन्ति। प्रतीक भाषा के प्रकार होते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा राइट हो जाएगा। ये यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन है ना, तो आंसर भी निगेटिव आपका होगा। इसमें कह रहे हैं कि प्रतीक भाषा का व्याकरण नहीं होता है। ठीक, ऐसा नहीं है, प्रतीक भाषा में व्याकरण नहीं होता है। ये आपका जो है क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि कौन सा इसमें सत्य नहीं है, तो प्रतीक भाषा का व्याकरण होता है। ठीक, इसमें नास्त दिया है, इसलिए ये जो है क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रतीक भाषा के संदर्भ में कहते हैं कि प्रतीक भाषा व्याकरण के साथ साथ स्वाभाविक भाषा भी है। ठीक, प्रतीक किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्ह को कहते हैं। ठीक, जैसे कोई भी प्रतीक हो गया, कोई चिन्ह हो गई, ठीक, ध्वनि हो गया, ध्वनि को भी कह सकते हैं। कोई विशिष्ट चिन्ह होता है वही प्रतीक कहलाता है। समझ में आया। जैसे कि कह रहे हैं, जैसे कि कोई एक, जैसे कि देखिए एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि लाल अष्टकोण है, तो ये क्या है, रुकिए का प्रतीक है। ठीक, रेड लाइट जो होता है वो रुकने का प्रतीक होता है ना, तो बस यही है। तो इससे जो है आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 138 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखितेषु का प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नास्ति। ऐसी कौन सी है जो है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नहीं है। क्या उड़िया नहीं है, तमिल नहीं है, मलयालम नहीं है, फिर हिंदी नहीं है। तो इसमें निगेटिव पूछा है ना कि क्या ऐसी कौन सी भाषा जो है जो प्राचीन सांस्कृतिक भाषा नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए ओडिया हो गई, तमिल, मलयालम, ये जो है ये आपकी प्राचीन सांस्कृतिक भाषा के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो इसमें आपका हिंदी भाषा जो हो जाएगा, ये फोर्थ ऑप्शन हिंदी भाषा जो हो जाएगा वो आपका प्राचीन सांस्कृतिक भाषा में नहीं होगा। ठीक, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 139 क्वेश्चन। शैरली माध्यमिक स्तर से आंग्ल भाषा या शिक्षिका अस्ति। शैली जो है वो माध्यमिक स्तर की इंग्लिश भाषा की शिक्षिका है। ठीक, तो कह रहे हैं कि सा स्वछात्रान, वह अपने छात्रों को षड वाक्या नाम 6 वाक्यों का पाठम द्विवारम श्रोतुम कथयति। क्या कहती है, वह जो है अपने बच्चों को 6 वाक्यों को, पाठ के 6 वाक्य को सुनाने के लिए कहती है। तदा सा तान पाठस्य सारम पंच षड वाक्येषु लेखितुम कथयति। उसके बाद क्या कहती है कि पाठ के सार को 5-6 वाक्य में लिखने के लिए कहती है। वाक्यानि अक्षरशः मूल पाठवद नाश्वेयुः।
उसके बाद क्या कह रहे हैं कि यह जो है अनुच्छेद श्रुतलेख के अंतर्गत आता है। वाक्यानि अक्षरशः मूल पाठवद ना शिव इदम किम कथते। उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रही है, पहले तो क्या कहती है कि आप लोग जो है 6 वाक्य को सुनने के लिए कहती है, ठीक, पहले उसको सुनाने के लिए कहती है। उसके बाद क्या कहती है कि 5-6 वाक्य को लिखने के लिए कहती है। वाक्यानि अक्षरशः मूल पाठवद नास्युः। आगे कह रहे हैं कि वाक्यानि अक्षरशः मूल पाठवद नास्युः। हो सकता है कि वाक्य जो है अक्षरशः मूल पाठ के तरह ना हो। ठीक है, ठीक है। इदम किम कथ्यते, इसे क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं, वाक्य श्रुतलेख कहते हैं, अनुच्छेद श्रुतलेख कहते हैं, फिर व्याकरण श्रुतलेख कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद श्रुतलेख कहते हैं। अनुच्छेद को सुनकर लिखना श्रुतलेख। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, किसी सामग्री को देख कर उसका अनुकरण करना ही अनुलेख होता है। और श्रुतलेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन कार्य किया जाता है। ठीक, इन तीनों तत्वों का लेखन कौशल में बेहद महत्व है। सुनकर लेखन से जहाँ अपनी छात्र जो है लिखावट को सुंदर बनाने की क्रिया करता है, वहीं सुगमता से पाठ्य विषय को पढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक, इससे छात्र वर्णों को ठीक ठाक लिखना, लेखन का अभ्यास करना, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान तथा वाक्य रचना के नियमों से परिचित हो जाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षायाः अवधारणा नास्ति। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? अवबोध निवेश, भाषा शिक्षण से कार्यम, भाषा शिक्षण के कार्य। थर्ड कह रहा है निवेश उपकरणानि, निवेश उपकरण, प्रतिपुष्टि। ठीक, तो देखिए निवेश उपकरण जो है वो भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है, बल्कि अवबोध निवेश, भाषा शिक्षण के कार्य और प्रतिपुष्टि ही भाषा शिक्षण के अवधारणा माने गए हैं। भाषा शिक्षण का कार्य क्या है कि मुख्य उद्देश्य बालकों को भाषा के सभी कौशल में निपुण करना है, जैसे कि वाचन कौशल हो गया, श्रवण कौशल हो गया, पठन कौशल हो गया, लेखन कौशल हो गया। ठीक, कितनी बार बताया है लेखन के 4 कौशल होते हैं? कौन सा? श्रवण, ठीक, वाचन बोलना, वाचन हो गया, श्रवण हो गया, पठन हो गया, लेखन हो गया। ठीक, ये आपके कितने? 3 कौशल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा वाला इसको मतलब इसके तहत कौन सा वाला आपका सही हो जाएगा? इसके तहत आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अवधारणा नहीं है। तो निवेश उपकरण जो है वो आपका भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। भाषा शिक्षण में प्रतिपुष्ट एक ऐसा दिशा निर्देश है कि इसमें जो शिक्षक होता है वो अपने संदेश को अधिक से अधिक प्रभावी ढंग से छात्रों के सामने प्रस्तुत कर सके। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर थर्ड ऑप्शन, निवेश उपकरणानि। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 141। इसमें क्या कह रहे हैं कि भाषा अधिग्रहणम अस्ति। भाषा अधिग्रहण है, क्या है भाषा अधिग्रहण? भाषा अधिग्रहण क्या है? सचेतनम तथा सप्रयासम, सचेतन और सप्रयास, स्वाभाविकम तथा सप्रयासम, स्वाभाविक और सप्रयास से आती है। थर्ड कह रहा है स्वाभाविकम तथा अवचेतनम, स्वाभाविक और अवचेतन, भाषा प्रक्रिया।
तो देखिए, भाषा अधिग्रहण जो होता है वो स्वाभाविक तथा अवचेतन है। भाषा अधिग्रहण बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये बालक को अपनी जो उनकी क्षमता है, विचारों को आदान प्रदान करने की क्षमता है, ये पूरी तरह से विकसित करने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक, बच्चों का जो विचारों उनके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके विचारों का आदान प्रदान कहाँ से शुरू होता है? ये अधिग्रहण से ही शुरू होता है। छात्र जो है वो अवचेतन प्रक्रिया के माध्यम से भाषा सीखते हैं, जहाँ वे व्याकरण के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानते, वो जानते ही नहीं है कि व्याकरण क्या होता है। तो वहीं वे सहज ज्ञान से क्या गलत क्या सही परीक्षण और त्रुटि विधि के माध्यम से बच्चों में अधिग्रहण की क्षमता स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाती है। ठीक, भले वो व्याकरण नहीं जानते हैं लेकिन वो अपने आसपास पड़ोस घर परिवार से सीखते सीखते उन्हें भाषा की इतनी नॉलेज हो जाती है, इतना ज्ञान हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक, तो इसलिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, स्वाभाविक और अवचेतन। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 142 क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रतिपाद्यति यत क्या प्रतिपादित करता है? सर्वासां भाषाणां कृते विषय शिक्षणाय च मातृभाषा अनिवार्य अस्ति। सभी भाषाओं के द्वारा किया गया और विषय शिक्षण में मातृभाषा विषय शिक्षण के लिए विषय शिक्षण के लिए मातृभाषा अनिवार्य है। सेकंड कह रहे हैं कि आधारभूत स्तर पर विद्यालयीय शिक्षार्थम विद्यालयी शिक्षा आंग्ल भाषा माध्यम से होनी चाहिए। थर्ड कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत वैदेशिकी भाषा या अध्ययनम विदेशी भाषा का अध्ययन करना। फोर्थ कह रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत प्राचीन सांस्कृतिक भाषा का अध्ययन होना। तो देखिए, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रतिपादित करती है? वो ये प्रतिपादित करती है कि बालक के विषय शिक्षण के रूप में मातृभाषा का होना अनिवार्य है। ठीक, मातृभाषा में संवाद करते हुए छात्रों के पास शब्दों का ही नहीं बल्कि आसपास की चीजों का एक वृहत कोश तैयार होता रहता है। ठीक, जब बालक जो छोटा होता है तो मातृभाषा का ज्ञान कर लेता है वो, तो वह उस भाषा में दक्षता प्राप्त करके अन्य भाषा पर अपना ध्यान कर लेता है। मातृभाषा तो उसे बचपन में ही आ जाती है, उसके बाद अन्य भाषा जो है वो धीरे धीरे सीखने लगता है। मातृभाषा से फोकस हटाकर वो अन्य भाषा सीखने लगता है। ऐसे बच्चे एक नहीं बल्कि कई मातृभाषा सीखने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखन से उत्पादन पद्धति संदर्भ है, लेखन के उत्पादन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से किम कथनम सत्यम अस्ति, कौन सा कथन सत्य है? एक बार हम अभ्यास रूपे लेखनम, एक बार में अभ्यास के रूप में लिखना। सेकंड ऑप्शन कहता है कि प्रक्रिया रूपे लेखनम, प्रक्रिया रूप में लिखना। थर्ड कहता है कि प्रथमावस्थायाः द्वितीयावस्थायाम, कह रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रक्रिया रूपे लिखनम, प्रक्रिया रूप में लिखना। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि प्रथमावस्थाया द्वितीयावस्थाम प्रतिगमन रूपे लेखनम, प्रथमावस्था द्वितीयावस्था के प्रतिगमन रूप में लिखना। फोर्थ कह रहे हैं कि लेखन हस्तलेख विषया, लेखने हस्तलेख विषया, लेखन का
हस्तलेख के विषय में लिखना। ठीक, देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा कि लेखन के उत्पादन पद्धति के संदर्भ में इसमें से निम्नलिखित में से एक वारम अभ्यास रूपेण रूप लेखन, ठीक, एक बार अभ्यास रूप में लिखना, यही जो है आपका सत्य हो जाएगा। ठीक, उत्पादन पद्धति में, जबकि प्रक्रिया रूप लेखन, हस्तलेख विषय लेखन और प्रथमावस्था एवं द्वितीय अवस्था प्रतिगमन रूप लेखन, ये जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। उत्पादन पद्धति के संदर्भ में यहाँ पर आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 144 क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि व्याकरणस्य अध्यापन अध्यापने चेतना उत्तेजना किम अस्ति। व्याकरणस्य, व्याकरण के अध्ययन अध्यापन में चेतना और उत्तेजना क्या है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं कि पृथक रूपेण, पृथक रूप में मतलब अलग अलग रूप में, पृथक रूपेण व्याकरण विषयस्य, पृथक रूपेण व्याकरण विषयस्य अध्यापनम तथा छात्रैः अभ्यास तथा सोद्देश्यः प्रयोगः। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा व्याकरण तथा व्याकरण का पृथक से शिक्षण एवं अभ्यास एवं उद्देश्यपूर्ण प्रयोग। सेकंड कह रहे हैं स्थानांतर अभ्यास रूपेण व्याकरणस्य अध्ययनम, स्थानांतर अभ्यास के रूप में व्याकरण का अध्ययन। थर्ड कह रहे हैं कि पृथक वाक्येषु व्याकरणस्य अध्ययनम तथा नियमानां कंठस्थीकरणम, अलग अलग वाक्यों में व्याकरण का अध्ययन करें और नियमों को याद करें। फोर्थ कह रहे हैं कि प्रकरणानुसारम, प्रकरण के अनुसार व्याकरणस्य अध्यापनम, व्याकरण का अध्यापन यत्र जहाँ पर छात्राः विषयम अवलोक्यम व्याकरण नियमानां अन्वेषणम कुर्वन्ति। कह रहे हैं कि व्याकरण का केस आधारित शिक्षण जहां छात्र विषय को देखते हैं और व्याकरण के नियमों का पता लगाते हैं। ठीक, मतलब व्याकरण का इस प्रकार से आधारित, व्याकरण इस प्रकार से आधारित होना चाहिए जहां पर शिक्षण जो है उस शिक्षण में क्या करें, शिक्षण में छात्र जो है विषय को देखते हैं और व्याकरण के नियमों का पता लगाते हैं। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। क्या व्याकरण अध्यापन की बात हो रही है यहाँ पर ना, तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कि प्रकरण के अनुसार व्याकरण के अध्यापन में जब विषय को देखकर व्याकरण के नियमों का अन्वेषण किया जाता है। ठीक, देखिए प्रकरण के अनुसार व्याकरण के अध्यापन में जहाँ पर यत्र छात्र विषय का अवलोकन करते हैं और व्याकरण के नियमों का अन्वेषण करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, 145 क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखितेषु किम प्रामाणिक सामग्री रूपेण न स्वीक्रियते। निम्नलिखित में से कौन सी प्रामाणिक सामग्री के रूप में नहीं स्वीकृत की जाती है। समाचार पत्रात् व्यंग्य चित्रम, समाचार पत्र में जो व्यंग्य चित्र होते हैं वह, पत्रिकायाम समाचार पत्रम, पत्रिका में जो समाचार पत्र होते हैं वह। थर्ड कह रहे हैं कि प्रसिद्ध लेखक से लघुकथा, प्रसिद्ध लेखक की जो लघुकथाएं होती हैं वह। फोर्थ कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक लेखकेन जलवायु परिवर्तने लिखिता लेखः, पाठ्य पुस्तक के लेखक जो है, पाठ्य पुस्तक के लेख में जो जलवायु परिवर्तन पर लिखित लेख होता है वह। तो प्रामाणिक सामग्री के रूप में यहाँ पर बात की जा रही है ना, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक में जलवायु परिवर्तन लिखित लेख प्रामाणिक सामग्री को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसमें देखिए प्रामाणिक सामग्री के रूप में निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है ना, कौन सा नहीं स्वीकार, तो इसमें जलवायु परिवर्तन की बात की गई है,
तो वो प्रामाणिक रूप से प्रामाणिक सामग्री में नहीं आएगा। समाचार पत्र से व्यंग्य चित्र, पत्रिका में समाचार पत्र तथा प्रसिद्ध लेखक की लघुकथा के रूप में यह स्वीकार किया गया है। ठीक। और समाचार पत्र में व्यंग्य चित्र तथा पत्रिका में समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले व्यंग्य लेख एवं व्यंग्य चित्र जो हैं वो क्या करते हैं, लोगों को, जो आम लोग होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। किसी भी समाचार पत्र एवं पत्रिका में जो व्यंग्य होता है, लिखा गया होता है और व्यंग्य चित्र होता है, वो क्या करता है, वो जो पढ़ने वाला होता है पाठक के ध्यान को आकर्षित करता है। ठीक, उसी पर जो है, जो पढ़ने वाले होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है, फोकस जाता है। और इसी प्रकार प्रसिद्ध लेखक की लघुकथा से भी पाठक के मन में क्या आती है, चित्रण, वातावरण, संवाद, भाषा शैली, इनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पाठक के मन में इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन निगेटिव पूछा गया है इसलिए निगेटिव आंसर होगा। तो यहाँ पर प्रामाणिक सामग्री के रूप में ये तीनों आएंगे, लेकिन ये आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। 146 क्वेश्चन कहता है आपका, निम्नलिखितेषु का अध्ययन योग्यता, इनमें से कौन सी अध्ययन योग्यता है। समाचार वार्तायाः श्रवणम यत् पश्चात मित्रैः सह विमृश्यते, क्या करना कि पहले समाचार वार्ता को सुनना, उसके बाद जो है मित्रों के साथ उसको क्या करना, आपस में डिस्कस करना। वैज्ञानिक अन्वेषण विषय पाठम पठन टिप्पणी लेखन, वैज्ञानिक अन्वेषण के विषय में पाठम पठन, पाठ को पढ़ना और टिप्पणी लेखन करना। थर्ड कह रहे हैं कि परिप्रेक्षा मतलब पहले पूछे गए परिप्रेक्षा आधारित शिक्षण विषय प्रस्तुते सज्जीकरणम, परिप्रेक्षा आधारित जो शिक्षण विषय है उसकी प्रस्तुतिकरण को, उसको सज्जीकरण करना। फोर्थ कहते हैं कि कक्षायाम कान्यपि कार्याणि कुर्वन् चिंतनम, कक्षा में किए गए कार्य पर चिंतन करना। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें किसकी बात की गई है, अध्ययन योग्यता। तो देखिए अध्ययन योग्यता किस पर होगी, ये अध्ययन योग्यता जो है वो आपका वैज्ञानिक अन्वेषण विषय में पाठ को पढ़ना तथा टिप्पणी लेखन करना। ठीक, ये आपका अध्ययन योग्यता के अंतर्गत आएगा। पहले क्या किया, वैज्ञानिक अन्वेषण को पढ़ा उस पर, उसके बाद अपने उसमें टिप्पणी लिख दिया, तो ये आपका अध्ययन योग्यता के अंतर्गत। समाचार वार्ता को सुनना, उसके पश्चात उसका विमर्शन करना, इसमें अध्ययन योग्यता कहाँ आएगी। और परिप्रेक्षा आधारित शिक्षण विषय पर प्रस्तुत सज्जीकरण करना, ये भी नहीं आएगा। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन भी नहीं आएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, ये आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक, पहले क्या करना है, वैज्ञानिक अन्वेषण को पढ़ना, उसके बाद उसके पाठ पर, जो पढ़ा गया पाठ है उस पर टिप्पणी लिखना, ये अध्ययन योग्यता के अंतर्गत आएगा, सेकंड ऑप्शन राइट। 147 क्वेश्चन कहता है कि व्याकरण शिक्षण से विषय किम कथनम सत्यम, कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण में कौन सा कथन सत्य है। पहले तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की बात की गई है। ठीक, छात्र शब्द रूपात अर्थ प्रति गच्छति, कह रहे हैं कि छात्र जो है शब्द रूप के अर्थ को जानते हैं। प्रथमम व्याकरण नियमानाम नियमाः शिक्षितव्यः, पहले जो है व्याकरण के नियमों पर पढ़ा जाता है, पर शिक्षा ली जाती है। थर्ड कह रहे हैं कि छात्राः अर्थात प्रयोगाच शब्द रूपम प्रतिगच्छति, छात्र जो है वो अर्थ के प्रयोग के बाद शब्द रूप की तरफ जाते हैं। उसके बाद फोर्थ कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण वस्तु विषयस्य शिक्षण समानम भवति, व्याकरण शिक्षण जो है वो वस्तु विषय शिक्षण के समान होती है।
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें क्या कहता है कि छात्र शब्द रूप से अर्थ की तरफ जाते हैं, पहले वो शब्द रूप पढ़ते हैं उसके बाद अर्थ की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि छात्र जो है अर्थ का प्रयोग करके शब्द की तरफ जाते हैं। ठीक, तो इसमें कौन सा वाला राइट हो जाएगा व्याकरण शिक्षण में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन कि व्याकरण शिक्षण में विषय के छात्र द्वारा शब्द रूप के प्रयोग करने की योग्यता का होना सत्य कथन है। बाकी सब इसमें रॉन्ग हो जाएंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण से ही हम कोई भी भाषा जो होती है उसके शब्दों और वाक्यों के शुद्ध स्वरूप एवं अशुद्ध एवं शुद्ध स्वरूप एवं शुद्ध प्रयोग का जो विस्तृत ज्ञान होता है वो हम जानते हैं। ये सब कौन कराता है? हमें व्याकरण कराता है। छात्र जो है वो शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना नहीं कर सकता। इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों का पद बनाने के काम आते हैं। ठीक, प्रथमा द्वितीय सब विभक्तियां होती हैं। तो ये सब आपका व्याकरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 148 क्वेश्चन कहते हैं कि कश्चित अध्यापका कोई अध्यापक जो है पाठ्यपुस्तक आधारित निम्नलिखित प्रश्नम पृच्छति प्रश्न पूछता है। अस्य प्रश्न से का प्रकार अस्ति? इस प्रश्न का प्रकार क्या होता है? माना जाता है कि यदि त्वं कक्षायाः दर्शकः असि। क्या माना जाता है? कि यदि आप कक्षा में दर्शक हैं, ठीक, यदि आप जो है कक्षा में, मान लीजिए कि आप कक्षा में दर्शक हैं, तस्मिन् दिने उस समय उन दिनों स्वानुभवम अपने अनुभव से स्मरण अपने अनुभव को याद करके संध्या काले दैनिकी लिखम। संध्या काल के दैनिक मतलब रोज संध्या काल में क्या होता था उसको लिखिए। ये क्या है? ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, बहिर्वेशन प्रश्न है, विवेचनात्मक प्रश्न है, फिर विश्लेषण प्रश्न है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बहिर्वेशन प्रश्न है। ठीक, ये आपका बहिर्वेशन के अंतर्गत आएगा। सेकंड ऑप्शन राइट। 149 क्वेश्चन क्या कहता है कि कश्चित अध्यापका कोई अध्यापक दैनिक व्यवहारस्य पंच शब्दान ददाति। दैनिक व्यवहार पर 5 शब्द देता है। प्रत्येकम शब्दस्य प्रत्येक शब्द के न्यूनतम 5 शब्द मित्राणि भवितव्यानि। कह रहे हैं कि प्रत्येक शब्द 5 शब्द क्या कहते हैं कि प्रत्येकम शब्दस्य प्रत्येक शब्द में न्यूनतम कम से कम 5 शब्द मित्राणि 5 शब्द जो है होने चाहिए। शब्दावली शिक्षण इयम का पद्धति। शब्दावली शिक्षण की यह पद्धति क्या है? शब्द जालम है, विन्यास है, शब्द निर्माण है, शब्दकोशीय खंड है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा विन्यास। सेकंड ऑप्शन राइट। काव्य से प्रयोजनम अस्ति। काव्य प्रयोजन है क्या है? व्याकरण शिक्षण है, शब्द भंडार है, मनोरंजन और समीक्षा है, लेखनम तथा तर्कपूर्णम है, लेखन तथा तर्कपूर्ण है। तो जो काव्य प्रयोजन है वो क्या होना चाहिए? वो आपका मनोरंजन और समीक्षा है। काव्य का उद्देश्य ही यही होता है कि क्या करना? ये जो है लोगों को क्या करता है? मनोरंजन प्रदान करता है। ठीक, काव्य का उद्देश्य अथवा रचना की आंतरिक प्रेरणा है ये काव्य प्रयोजन। ठीक, काव्य प्रयोजन क्या होता है? ये काव्य के उद्देश्य तथा रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति होती है। काव्य के आधार पर हमें जो प्राप्त होता है उससे ही साहित्य की भाषा में प्रयोजन कहा जाता है। आनंद प्राप्ति करना, ठीक, काव्य का प्रमुख प्रयोजन होता है जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जाता है। इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन
राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आज कुछ 15 क्वेश्चन लिए थे और ये आपका पेपर 2 और लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं और ये क्वेश्चन जो हैं ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर, स्किप मत करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा। ठीक, हमारे वैदिक गुरु चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और इससे आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, इससे आपका नुकसान नहीं है। और यहाँ पर जितनी जानकारी दी जाती है वो आपकी एकदम सही होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।